हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स? आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आज के क्लास में क्लास 11 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए वन शॉट है। आज के क्लास में फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस चैप्टर को इसी एक क्लास में खत्म कर देंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस सेशन को। तो जब तक आप लोग ये चैप्टर खत्म करोगे आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? आप समझोगे कि फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझना जरूरी क्यों है। आप समझोगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कोर फीचर्स क्या क्या हैं। आप समझोगे कि हमारे संविधान को क्या क्रिटिसिज्म मिलता है और हमारे संविधान का लिमिटेशन क्या क्या है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज मेंट बाय फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस टॉपिक में आपको बता रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि हमारे संविधान में सिर्फ कानून लिखे हुए हैं और कोई वैल्यूज नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो एक डॉक्यूमेंट है जिसमें लीगल चीजें लिखी हैं, उसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब देखो ये तो चलो सच है कि हर कानून के पीछे शायद तुम्हें कोई वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा, पर ज्यादातर कानून के पीछे कोई ना कोई वैल्यू जरूर होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे देश में भेदभाव करना अलाउड नहीं है, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। इस कानून के पीछे क्या वैल्यू है? इस कानून के पीछे वैल्यू ये है कि हमारे देश में हम इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं, है ना। इस कानून से ये पता चलता है कि हमारे देश में इक्वालिटी को वैल्यू करा जाता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कानून और वैल्यूज के बीच में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं है, संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी है जिसमें हमने अपने वैल्यूज और अपने विजन को लिखा हुआ है। अगर आप सही में हमारे संविधान को समझना चाहते हो तो आपको पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच अपनाना पड़ेगा संविधान को समझने के लिए। अब होता क्या है पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच, वो समझते हैं। पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच में तीन चीजें आ जाती हैं। पॉइंट वन, अगर आप हमारे संविधान को अच्छे से समझना चाहते हो तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि राइट्स, सिटीजनशिप, माइनॉरिटी या डेमोक्रेसी, इन सारे शब्दों का क्या मतलब होता है। ऐसे शब्दों का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। तो अगर आपको संविधान को समझना है तो इन टर्म्स का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। पॉइंट टू, अगर आप हमारे संविधान को अच्छे से समझना चाहते हो तो पहले आपको हमारे सोसाइटी को समझना पड़ेगा, हमारे देश के पॉलिटिकल कंडीशन को समझना पड़ेगा, हमारे सोसाइटी के विजन को, सपनों को समझना पड़ेगा। तभी आपको बेटर तरीके से समझ आएगा कि हमारे संविधान में क्या लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप हमारे संविधान को अच्छे से समझना चाहते हो तो संविधान के साथ साथ आपको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को भी पढ़ना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स पढ़ने के बाद आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि संविधान में क्या वैल्यूज को लिखा है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं पॉलिटिकल फिलॉसफी अप्रोच संविधान समझने का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। पर उससे पहले आप लोगों के लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। फिलहाल अनअकैडमी के सारे बैचेस पर 50% तक का डिस्काउंट चल रहा है और अगर आप अभी हमारे बैच को ज्वाइन करोगे तो आपको 4 मंथ का फ्री एक्सटेंशन भी दिया जाएगा। पर ध्यान रखना बच्चों, ये जो हमारा डिस्काउंट है ये सिर्फ और सिर्फ दिसंबर 5 तक वैलिड है। तो जो भी बच्चे बहुत ही कम प्राइसेस में हमारे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, ये बेस्ट टाइम है। अगर आप हमारे बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करोगे अनुष्या, ANUSHYA, तो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ओके, तो ये परफेक्ट टाइम है हमारे श्योर या फास्ट ट्रैक ह्यूमैनिटीज बैच को ज्वाइन करने का। ये हमारा क्लास 11th ह्यूमैनिटीज बैच है जहां पर हम आपको फिर से चैप्टर 1 से चैप्टर जल्दी जल्दी कवर करा रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम से पहले पहले। ठीक है, तो फाइनल एग्जाम से पहले पहले तो लाइव क्लासेस होंगी, मॉक टेस्ट होंगे, आपके लिए डाउट सॉल्विंग सेशन होगा, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं बैच को ज्वाइन करने का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बैच को ज्वाइन करते टाइम कोड यूज करना है आपको अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले।
अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो ये कोड लगाओगे तो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हेन द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चोज टू गाइड इंडियन सोसाइटी बाय वैल्यूज, जब जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे, जब उन्होंने ये सोचा कि चलो संविधान में कुछ वैल्यूज डालते हैं, तो उस वैल्यू के पीछे कोई ना कोई कारण भी रहा होगा, है ना। पर काफी बार ऐसा हुआ है कि हमें वो कारण, वो रीजन समझ में नहीं आता है। पर अगर आप पॉलिटिकल फिलोसफी अप्रोच को अपनाओगे तो आपको वो कारण समझ आने लगेगा कि संविधान में ऐसा ही क्यों लिखा है, संविधान में वैसा ही क्यों लिखा है। काफी बार ऐसा भी होता है कि लोग क्या करते हैं, संविधान का अलग अलग मतलब निकाल लेते हैं, है ना। दो तीन लोग एक ही लाइन को पढ़ते हैं और दो तीन लोग अलग अलग मतलब बना लेते हैं उस लाइन के। पर जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि संविधान को समझने का कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, अक्सर संविधान में जो कुछ लिखा हुआ होता है या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो चीजें हैं उसके बारे में डिस्कशंस होते हैं, डिबेट्स होते हैं। आपने देखा होगा न्यूज चैनल पर या पार्लियामेंट पे, ठीक है, मीडिया में, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में भी अक्सर डिबेट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि सब लोग कॉन्स्टिट्यूशन को अलग तरीके से समझ सकते हैं। कई बार तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स अपने मतलब के लिए जानबूझ के संविधान के किसी सेंटेंस का मतलब थोड़ा घुमा फिराकर जनता को बताते हैं। ठीक है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हमें पता हो संविधान में क्या किस इंटेंशन से लिखा गया है, वरना क्या होगा, सब लोग एक ही आइडिया को अलग अलग तरीके से दिखाने लगेंगे, है ना। और कई बार जब लोगों का अलग अलग तरीका होता है समझने का, सबके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू को हम कंपेयर भी करते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई संविधान को पढ़कर कुछ और ही बता रहा है जनता को कि संविधान में जो ये लिखा है इसका मतलब तो ये है। ठीक है, तो इसीलिए भी हमें आइडिया होना चाहिए कि संविधान में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एज मीन्स ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इस टॉपिक पर आ जाओ। पहले चैप्टर में आपने पढ़ लिया था कि संविधान क्या है और हमें संविधान की जरूरत क्या है ना। तो हमने ये क्या पढ़ा था कि संविधान इंपॉर्टेंट क्यों है, उसके लिए एक कारण तो ये है कि संविधान इस चीज का ध्यान रखता है कि जो लोग पावर में है वो अपने पावर को मिसयूज ना करे, है ना। जो लोग पावर में है उनके पावर को लिमिट करके रखता है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। आजकल के टाइम पे गवर्नमेंट बहुत तेजी से पावरफुल बनती जा रही है ना। ऐसा भी हो सकता है कि गवर्नमेंट मोनोपोली करने लग जाए, ज्यादा पावरफुल बन जाए और सारे काम खुद ही संभालने लग जाए, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि कल को गवर्नमेंट गलत लोग संभालने लगे, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में कोई तो तरीका होना चाहिए जिससे जनता सेफ रहे। यही तरीका है हमारा संविधान। हमने अपने संविधान को यूज करके जो लोग पावर में हैं उनके पावर को लिमिट कर रखा है। ठीक है, मेनी स्टेट्स आर प्रोन टू हार्मिंग इंटरेस्ट ऑफ एटलीस्ट सम इंडिविजुअल, we need to draw rules of the game in a way that this tendency of state is continuously checked। अगर आप अलग अलग कंट्रीज के ऊपर थोड़ी रिसर्च करो तो आपको आइडिया लगेगा कि ज्यादातर कंट्रीज में गवर्नमेंट किसी ना किसी कम्युनिटी को तो परेशान कर ही रही है, जो कि गलत है। और ताकि गवर्नमेंट लोगों को परेशान ना करे, हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम गवर्नमेंट के ऊपर नजर रखें कि गवर्नमेंट कुछ भी गलत ना कर रही हो। Constitution provide these rules and therefore prevent states from turning tyrannical। ठीक है, क्या कह रहे हैं, संविधान हमें रूल्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट के ऊपर नजर रख पाते हैं, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कर पाते हैं और इस चीज का ध्यान रख पाते हैं कि कल को गवर्नमेंट अपने पावर्स को बहुत ज्यादा मिसयूज ना करे। ओके, संविधान में ऐसी भी कुछ चीजें लिखी हुई होती हैं जिसके वजह से देश में शांति से डेमोक्रेसी के साथ बदलाव, अच्छा बदलाव आ सकता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अनाउंस एंड एम्बॉडी द फर्स्ट रियल एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। ऐसे देशों के लिए जहां पर किसी और देश ने पहले कब्जा कर रखा था, उन देशों के लिए संविधान एक प्रूफ है कि अब से हम अपना देश खुद संभालेंगे। जैसे हमारे देश में ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर रखा था, ब्रिटिशर्स के जाने के बाद हमने संविधान बनाया, तो संविधान हमारे लिए एक प्रूफ था कि चलो अब हम अपने देश को अपने हिसाब से चला रहे हैं। इसी को ही सेल्फ डिटर्मिनेशन कहा जाता है। इन पॉइंट्स को नेहरू जी बहुत अच्छे से समझते थे, इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड आई
तो उन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर रिप्रेजेंटेड अ कलेक्टिव डिमांड फॉर फुल सेल्फ डिटर्मिनेशन. Only a constituent assembly of elected representative had the right to frame India's constitution. उन्होंने क्या कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज का एक प्रूफ है कि इंडिया के लोग अब सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहते हैं, हम खुद अपने देश को चलाना चाहते हैं. और उन्होंने कहा कि अब इंडिया के ही लोग संविधान बनाएंगे, किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस मतलब ब्रिटिशर्स या किसी और देश के लोगों को अब हम यहाँ पर नहीं आने देंगे. और क्या कहा नेहरू जी ने, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बस कुछ लोगों का ग्रुप नहीं है, ये नेशन ऑन द मूव है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस चीज का प्रूफ है कि देश पुरानी चीजों को भूलकर एक नए डायरेक्शन में बढ़ रहा है. नेक्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज डिजाइन टू ब्रेक शैकल्स ऑफ ट्रेडिशनल सोशल हायरार्की. ठीक है, इंडियन संविधान को हमने इस तरीके से बनाया कि हम अपने पुराने सोशल हायरार्की, भेदभाव, इन सबको भूलकर फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस की तरफ बढ़े. ठीक है, तो हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से अपने देश में एक बदलाव लाना चाह रहे थे. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नॉट ओनली टू लिमिट पीपल बट टू एम्पावर दोज who have been deprived of it. संविधान का सिर्फ ये काम नहीं होता कि वो गवर्नमेंट के पावर को कम करे, संविधान का ये काम भी होता है कि जिन लोगों के हाथ में पावर नहीं है उनको भी बढ़ावा देना. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन गिव वल्नरेबल पीपल द पावर टू अचीव गुड. संविधान का काम है ये देखना कि जो लोग सोसाइटी में परेशान हैं उनको भी पावर दे दो. ठीक है, वाई डू वी नीड टू गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस टॉपिक पर आ जाओ. कह रहे हैं कि अब हम क्यों सोच रहे हैं इतने पुरानी बात के बारे में, है ना. वाई शुड स्टूडेंट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस बी इंटरेस्टेड. कह रहे हैं कि अगर किसी को ये सब जानने में इंटरेस्ट है तो उन्हें हिस्ट्री, हिस्टोरियंस, ऐसे लोगों को पढ़ना चाहिए ये सब. हम जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम क्यों इतना पीछे के बारे में सोच रहे हैं. तो इसमें आप क्या लिखोगे, ठीक है, आप ये लिखोगे कि थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. जैसे अगर हम अमेरिका के संविधान को आज के अमेरिका के साथ कंपेयर करें, तो अमेरिका का जो संविधान है वो लेट 18th सेंचुरी में लिखा गया था. ठीक है, और शायद अमेरिका के संविधान में लेट 18th सेंचुरी में जो वैल्यूज डाले गए थे वो आज के अमेरिका के वैल्यूज के साथ ज्यादा मैच नहीं होते. पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. इंडिया का संविधान काफी पुराना है, पर इंडिया के संविधान में जो कुछ लिखा है वो आज के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वैल्यूज के कंटेक्स्ट में आज के टाइम पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो वैल्यूज डाले थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हिस्ट्री ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज स्टिल वेरी मच हिस्ट्री ऑफ द प्रेजेंट. संविधान का जो इतिहास है वो काफी हद तक आज का ही इतिहास लगता है. मतलब संविधान के जो वैल्यूज हैं वो आज के टाइम पर भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या कह रहे हैं, एक और चीज आपको बता रहे हैं कि आजकल हम लोग अपने संविधान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं. संविधान में अगर वैल्यूज हैं, इक्वालिटी है, फ्रीडम है, तो हम इन सारी चीजों को हल्के में लेने लगे हैं. हम इन सारी चीजों को भूलते जा रहे हैं कि हमने कितना संघर्ष करा इन वैल्यूज के लिए. और कह रहे हैं कि भूलने में कोई दिक्कत नहीं है. अगर देश में सब बढ़िया चल रहा है और अगर तुम देश के इतिहास को भूल रहे हो तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है. पर जब देश में दिक्कतें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, अगर उस टाइम पर तुम्हें ये ना पता हो कि देश का इतिहास क्या है तो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है. तो एज गुड सिटीजन्स हमें पता होना चाहिए कि संविधान में क्या वैल्यूज किस इंटेंशन के साथ ऐड किए गए थे. ठीक है, वी मे हैव नो ऑप्शन बट टू गो बैक इन टाइम टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट. तो अगर आप संविधान के असली वैल्यू और मीनिंग को समझना चाहते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स को पढ़ना ही होगा. ठीक है, वी नीड टू रिमेंबर एंड कीप रिविजिटिंग पॉलिटिकल फिलोसफी. ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो इतिहास है वो याद रखो और उसे बार बार पढ़ते रहो. What is the political philosophy of our constitution? तो हमारे देश का पॉलिटिकल फिलोसफी है क्या, हमारे देश के संविधान का पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है. तो एक शब्द में हमारे देश के पॉलिटिकल फिलोसफी को समझा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. हम कोई एक लेबल नहीं दे सकते क्योंकि हमारे देश के संविधान में बहुत कुछ है. डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, सेक्युलरिज्म, फेडरलिज्म, बहुत कुछ है ना. इन शॉर्ट
हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा संविधान फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और एकता के ऊपर विश्वास रखता है। ठीक है, साथ ही साथ हमारे संविधान में पीस, शांति और डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगाया गया है। नेक्स्ट, इंडिविजुअल फ्रीडम क्या होता है, इसे समझते हैं। हमारे संविधान में फ्रीडम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है और ऐसा नहीं है कि फ्रीडम हमें अचानक से एक दिन मिल गई। ठीक है, फ्रीडम के लिए हमने बहुत ज्यादा संघर्ष करा, डिबेट करा, डिस्कशन करा एंड फिर जाकर हमें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट, फ्रीडम का इंपॉर्टेंस समझ में आया। कह रहे हैं 19th सेंचुरी में राजा राम मोहन रॉय ने एक बार प्रोटेस्ट करा था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने मीडिया के ऊपर रोक टोक क्यों लगा रखी है। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने तब कहा था कि states that a states responsive to needs of individual must provide the means by which their needs are communicated। गवर्नमेंट का काम है जनता का ध्यान रखना और अगर आप मीडिया के पावर्स को रोक दोगे तो जनता आपको कम्युनिकेट करके कैसे बताएगी कि उनकी क्या पावर्स, उनकी क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो राजा राम मोहन ने क्या कहा था कि गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, जनता की नीड्स को समझना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को अनलिमिटेड परमिशन दे देनी चाहिए कि तुम्हें अपने आप को जिस तरीके से एक्सप्रेस करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये तो राम मोहन रॉय ने कहा था। बाद में इंडियंस ने कंटिन्यू करा ये डिमांड कि ब्रिटिशर्स को मीडिया को फ्रीडम दे देनी चाहिए। ठीक है, तो कह रहे हैं कि आजादी मिलने से पहले हमें पता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कितना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है जब ब्रिटिशर्स को हमने भगा दिया उसके बाद हमने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा। ठीक है, हमने ये भी कहा कि फालतू में किसी को अरेस्ट करना सही नहीं है। आपको याद होगा ब्रिटिशर्स राउलेट एक्ट और भी अजीब अजीब एक्ट और लॉज लेकर आए थे जिसके थ्रू वो बहुत आसानी से और फालतू में हमें अरेस्ट कर पाते थे। तो जब हमें आजादी मिली तो हमने कहा कि लोगों को फालतू में अरेस्ट करना सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, वी कैन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रिटी स्ट्रॉन्ग लिबरल कैरेक्टर। हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे संविधान में लिबरलिज्म के बारे में काफी कुछ लिखा है। लोगों को आजादी देना ये लिबरल आइडियोलॉजी का पार्ट होता है। ओके, कह रहे हैं कि आपका जो चैप्टर है फंडामेंटल राइट्स, वहां पर आपने पढ़ भी रखा है कि फ्रीडम का क्या रोल है हमारे संविधान में। ओके, फॉर ओवर 40 years before adoption of constitution, every single resolution, bill and report mentioned individual rights। individual rights इतने जरूरी हैं कि आजादी मिलने से 40 years पहले भी कांग्रेस जब भी कोई बिल, स्कीम या रेजोल्यूशन पास करता था तो उन सब बिल, उन सब स्कीम में इंडिविजुअल राइट्स के बारे में बात करी जाती थी। नेक्स्ट, सोशल जस्टिस क्या है वो समझते हैं। ठीक है, तो जब हम ये कहते हैं कि हमारा संविधान लिबरल है तो आप ऐसे नहीं सोचना कि वेस्ट के कंट्रीज का लिबरल और इंडिया के लिबरल का सेम मतलब होता है। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी जो बुक है उसमें आप पढ़ोगे कि लिबरलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो क्लासिक लिबरलिज्म का मतलब होता है ऑलवेज प्रिविलेजेस राइट्स ऑफ इंडिविजुअल ओवर डिमांड्स ऑफ सोशल जस्टिस। ठीक है, तो वेस्ट में जो लिबरलिज्म होता है उस लिबरलिज्म में क्या होता है, इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है और सोसाइटी के जस्टिस और कम्युनिटी के वैल्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। पर इंडिया के लिबरलिज्म में क्या होता है, इंडिया के लिबरलिज्म में हम सोशल जस्टिस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। ओके, साथ ही साथ क्या है, इसे समझने का बेस्ट तरीका होगा रिजर्वेशन। हमने रिजर्वेशन क्यों दी है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को। जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे उनका ये मानना था कि जब हम राइट टू इक्वालिटी देते हैं तो हमें ये समझना है कि हमारे देश का इतिहास ऐसा रहा है कि बहुत लंबे टाइम तक लोगों के साथ भेदभाव चलता आया है ना। तो अगर आप राइट टू इक्वालिटी को सही मायने में इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो आपको कोई स्पेशल कदम उठाने होंगे उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए जिनको इतने सालों से नीचा दिखाया गया है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अलग अलग तरीके अपनाए। ठीक है, एक तरीका क्या था, हमने रिजर्वेशन दे दिया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, उनको प्रमोट करने के लिए। ओके,
Constitution also made it possible for government to reserve public sector job for these group. संविधान में ये भी कहा जाता है कि SC एंड ST को पब्लिक सेक्टर जॉब्स में भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए. नेक्स्ट, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड माइनॉरिटी राइट्स. इस टॉपिक पर आ जाओ. ठीक है, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हर एक कम्युनिटी को बराबर इज्जत मिलनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं, काफी बार तो ये भी होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज एक दूसरे को बराबर नजरिए से नहीं देखते. कुछ कम्युनिटीज मानती हैं कि हम ज्यादा सुपीरियर्स हैं और वो कुछ कम्युनिटीज को नीचा दिखाती हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अगर कोई कम्युनिटी आपस में एक दूसरे को बराबर मानती भी है तो भी क्या होता है, वो कई बार एक दूसरे को राइवल की तरह देखने लग जाते हैं. तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था. ठीक है, कि कम्युनिटीज को हम लिबरल कैसे करें. ठीक है, अलग अलग कम्युनिटीज के अंदर हम एक ऐसी फीलिंग कैसे लाएं कि हाँ तुम सब बराबर हो, ठीक है, तुम सब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो, एक ऐसी फीलिंग हम कैसे लेकर आए. It would have been very easy to resolve this problem by not recognizing communities at all, as most Western liberal constitutions do. But this would have been unworkable and undesirable in our country. This is not because Indians are attached to community more than others. कह रहे हैं वेस्ट में तो क्या होता है, ये लोग कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते. ठीक है, पर ऐसा करना हमारे देश में वर्कआउट नहीं करता. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में क्या है, हर कम्युनिटी के अपने वैल्यूज हैं, अपने ट्रेडिशन है, अपना लैंग्वेज है, अपना कल्चर है ना. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस एंड जर्मनी में जो लोग रहते हैं उन्हें अपने लैंग्वेज से बहुत ज्यादा लगाव है. ओके, तो इंडिया में भी क्या है, इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग भाषा है, अलग अलग कल्चर्स हैं. ठीक है, अलग अलग वैल्यूज भी हैं. और इंडिया में तो क्या है, फ्रांस और जर्मनी में तो फिर भी कम डाइवर्सिटी है, इंडिया में तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, रिलीजन के मामले में भी और लैंग्वेज के मामले में भी. तो इसीलिए हमारे लिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को नीचा ना दिखाए. वेस्ट की कम्युनिटी इतना ज्यादा टेंशन नहीं लेती इस चीज के बारे में, क्योंकि वेस्ट में इतनी डाइवर्सिटी ही नहीं है, पर इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है. तो इंडिया में हमारे लिए ये देखना बहुत जरूरी था कि एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को नीचा ना दिखाए. ठीक है, इसी के चलते हमने लोगों को रिलीजियस राइट्स देना स्टार्ट करा. ठीक है, हमने अलग अलग कम्युनिटी से कहा कि अगर आप चाहो तो आप खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल के रन कर सकते हो. हमने इनसे कहा कि गवर्नमेंट आपको पैसे भी देगा ऐसे इंस्टीट्यूशंस रन करने के लिए. तो इससे हमें दिखता है कि हम अलग अलग कम्युनिटीज को एंकरेज कर रहे हैं. Indian Constitution does not see religion as a private matter concerning individual. हमारे संविधान में रिलीजन को एक कोई प्राइवेट मैटर की तरह ट्रीट नहीं करा जाता. ठीक है, हमारे संविधान में रिलीजन को कैसे ट्रीट करा जाता है वो हम इस टॉपिक में समझेंगे. तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेक्युलरिज्म. ओके, तो सेक्युलरिज्म क्या होता है? जनरली ऐसा माना जाता है कि जो सेक्युलर कंट्रीज हैं वो ऐसी कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ रिलीजन को एक प्राइवेट मैटर की तरह ट्रीट करती हैं, है ना. दे रिफ्यूज टू गिव रिलीजन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉग्निशन. ये ऐसे देश होते हैं जो ऑफिशियली किसी एक रिलीजन को नहीं चुनते. ओके, पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडिया में सेक्युलरिज्म थोड़ा अलग तरीके से फॉलो होता है. तो वेस्ट के कंट्रीज के सेक्युलरिज्म में और इंडिया के सेक्युलरिज्म में काफी ज्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, तो वेस्ट के कंट्रीज में सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि गवर्नमेंट एकदम अलग है और रिलीजियस ग्रुप एकदम अलग है. ना गवर्नमेंट रिलीजियस ग्रुप के मामलों में बोलेगी और ना ही कोई रिलीजियस ग्रुप गवर्नमेंट के मामलों में बोलेगा. ठीक है, तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. म्यूचुअल एक्सक्लूजन का क्या मतलब है कि रिलीजन अलग है, स्टेट अलग है, दोनों एक दूसरे के काम में नहीं घुसेंगे. ठीक है, गवर्नमेंट रिलीजन के डोमेन में, इलाके में बिल्कुल नहीं घुसती. रिलीजन को जो करना है करने दो. ठीक है, नेक्स्ट, रिलीजन से भी ये उम्मीद रखी जाती है कि रिलीजियस ग्रुप गवर्नमेंट के पॉलिसी के बीच में जबरदस्ती घुसने की कोशिश ना करे. इसे हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन. ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कभी कभी कुछ देश में ऐसा होता है कि कुछ देश कुछ रिलीजन को सपोर्ट करते हैं,
और फिर धीरे धीरे ऐसा होने लग जाता है कि उसी रिलीजन के लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स बन जाते हैं, गवर्नमेंट में घुस जाते हैं। फिर क्या होता है, गवर्नमेंट में उसी रिलीजन के लोग होते हैं तो वो अपने रिलीजन को फेवर करने लगते हैं और वो बाकी रिलीजन को नीचा दिखाने लग जाते हैं, जो कि हमारे रिलीजियस फ्रीडम के खिलाफ होगा, है ना। तो वेस्ट के कंट्रीज में क्या होता है, गवर्नमेंट को भी रिलीजन के साथ इन्वॉल्व होना अलाउड नहीं है, रिलीजन को भी गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व होना अलाउड नहीं है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ना ही मदद कर सकती है किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की, गवर्नमेंट ना ही किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को परेशान कर सकती है। ठीक है, इस टाइप का सेक्युलरिज्म आपको वेस्ट के कंट्रीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या कहा जा रहा है कि वेस्ट में गवर्नमेंट ना ही हेल्प करेगी ना ही परेशान करेगी रिलीजियस ग्रुप को। ओके, तो ये तरीका है जिससे वेस्ट के कंट्रीज में सेक्युलरिज्म को फॉलो करा जाता है। ओके, पर इंडिया में हालात थोड़े अलग हैं। इंडिया का सेक्युलरिज्म वेस्ट के सेक्युलरिज्म से काफी ज्यादा अलग है। कैसे अलग है, दो मामलों में अलग है। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, दे recognize that inter-community equality was as necessary as equality between individuals। इंडिया में हम क्या कहते हैं कि जितना अलग अलग इंडिविजुअल्स को बराबर ट्रीट करना जरूरी है, उतना ही अलग अलग कम्युनिटीज और रिलीजन को भी बराबर रखना जरूरी है। ओके, क्योंकि इंडिया में कई बार लोगों का सेल्फ रिस्पेक्ट, लोगों का वैल्यू कम्युनिटी से जुड़ा हुआ होता है, तो उनके कम्युनिटी को भी बराबर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तभी इंडिया में लोग खुश रह पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ वन कम्युनिटी, अगर इंडिया में किसी एक कम्युनिटी को नीचा दिखाया जाए, परेशान किया जाए, तो उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका फ्रीडम ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर सारे कम्युनिटीज को बराबर तरीके से ट्रीट किया जाएगा तो लोगों को इज्जत मिलेगी, डिग्निटी मिलेगी, लोग खुशी खुशी सोसाइटी में रह पाएंगे। तो हमारे संविधान में ये कहा जाता है कि सारे रिलीजियस कम्युनिटीज को गवर्नमेंट ग्रांट देगी, हेल्प करेगी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने में और मेंटेन करने में। ठीक है, तो इंडिया में फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि हम सारे रिलीजन को बराबर मानते हैं। ओके, नेक्स्ट, इंडिया में म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होता पूरे तरीके से। इंडिया में जैसे वेस्ट के कंट्रीज में तो गवर्नमेंट रिलीजियस ग्रुप्स को कुछ बोलती ही नहीं, इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कल को रिलीजन के नाम पर कुछ गलत होने लगेगा तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करके कहेगी कि इस चीज को जल्दी से बदलो। ठीक है, जैसे हमने इंडिया में देखा है कि रिलीजन से जुड़े हुए कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे सती सिस्टम, अनटचेबिलिटी, तो जब भी रिलीजन के नाम पर कुछ गलत होता है तो हमारी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है। ये इंटरफेरेंस हमेशा नेगेटिव नहीं होता है ना, ये इंटरफेरेंस अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हमेशा नेगेटिव तरीके से टोकती है, गवर्नमेंट मदद भी तो कर रही है ना। गवर्नमेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को एड दे रही है, हेल्प कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने में। तो हमारे देश में क्या है, जो गवर्नमेंट है वो रिलीजियस कम्युनिटीज की हेल्प भी कर देती है, और अगर गवर्नमेंट को लगता है कि रिलीजन के नाम पर कुछ गलत हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट रिलीजियस कम्युनिटीज को टोक भी देती है। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन का कॉन्सेप्ट हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में अगर रिलीजन के नाम पर कुछ गलत किया जाता है तो हमारी गवर्नमेंट रोक टोक लगा देती है। डन, इजी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। चलो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसी टॉपिक में आपको बताया जा रहा है कि दो और फीचर्स हैं जिनको हम अचीवमेंट मान सकते हैं। कह रहे हैं कि ये कोई नॉर्मल सी बहुत इजी सी बात नहीं है कि हमने एक ऐसे देश में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज करके दिखाया जहां पर इतिहास रहा है अनटचेबिलिटी का या भेदभाव का। और इस टाइम पीरियड में तो वेस्टर्न इलाके में भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जिन्होंने विमेन तक को वोटिंग राइट्स नहीं दे रखे थे। ऐसे में इंडिया ने क्या करा, इंडिया एक ऐसा देश बना जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अपनाया। मतलब इंडिया ने कहा कि हम अपने सारे अडल्ट्स को वोटिंग राइट देंगे, हम कोई भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं 1895 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल बना था, ये क्या था, ये हमारा पहला नॉन ऑफिशियल अटेम्प्ट था संविधान बनाने का।
ठीक है। तो इस बिल में भी ये बोल दिया गया था कि ऐसा कोई भी इंसान जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, मतलब इंडिया का हर एक सिटीजन, उसके पास ये हक रहेगा कि वो कंट्री के डिसीजन मेकिंग्स में पार्ट ले, पब्लिक ऑफिस में एडमिट हो पाए, मतलब पब्लिक ऑफिशियल पोजीशंस में आ पाए। 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया कि हम सिटीजनशिप को एक अलग तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि हम हर इंसान को, चाहे उसका जो भी जेंडर हो, ऐसा हर एक इंसान जिसकी एज 21 है, उसे हम ये हक देंगे कि वो वोट दे पाए। तो कह रहे हैं इंडिया में तो बहुत लंबे टाइम से हमारे लीडर्स ये सोचते हुए आ रहे थे कि देश में जब भी इलेक्शन होंगे सबके पास वोटिंग राइट्स होने चाहिए। नेक्स्ट है फेडरलिज्म। ओके, तो कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से कंसर्निंग हमारा एक आर्टिकल है, आर्टिकल 371। ठीक है, तो इस आर्टिकल का जिक्र इसलिए कर रखा है ताकि आपको बताया जाए कि इंडिया में कुछ स्टेट्स को एक थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दे दिया जाता है। इसके अलावा आपने पढ़ रखा है कि हमारे यहाँ एसिमेट्रिक सिस्टम होता है। ध्यान होगा आपको, हमने पिछले कुछ चैप्टर्स में ये भी पढ़ा था कि इंडिया में क्या है, हर एक स्टेट को पॉपुलेशन के आधार पर सीटें दी जाती हैं, रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। यूपी का पॉपुलेशन ज्यादा है तो यूपी को ज्यादा सीटें मिलती हैं। एसिमेट्रिक सिस्टम है हमारा। और हमने फेडरलिज्म चैप्टर में ये भी पढ़ा था कि हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से काफी मामलों में ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, देयर आर इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनली एम्बेडेड डिफरेंसेस बिटवीन लीगल स्टेटस and prerogative of different subunits within same federation. Unlike the constitutional symmetry, Indian federalism has been constitutionally asymmetric. इंडिया में क्या है, एसिमेट्रिक सिस्टम होता है, पर अमेरिका में क्या है, सिमेट्रिक सिस्टम होता है। तो आपको पहले पढ़ाया भी गया था, अमेरिका में क्या होता है, फर्क नहीं पड़ता कौन से स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, हर स्टेट को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इट वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल डिजाइन टू हैव अ यूनिक रिलेशनशिप विद देम और टू गिव देम स्पेशल स्टेटस। कह रहे हैं हमारा हमेशा से प्लान था कि ऐसे जो भी स्टेट्स जिनका कल्चर अलग है, जिनका इतिहास अलग है, हम उनको एक स्पेशल स्टेटस देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 371A है, द प्रिविलेज ऑफ स्पेशल स्टेटस, आर्टिकल 371A में क्या कहा जा रहा है कि स्पेशल स्टेटस का जो प्रिविलेज है वो हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ नागालैंड को देंगे। यहां से एमसीक्यू आ सकता है। ठीक है, नागालैंड की बात हो रही है 371A में। ओके, तो क्या कह रहे हैं, इट प्रोटेक्ट्स लोकल आइडेंटिटी। इस आर्टिकल से नागालैंड के लोगों के लोकल आइडेंटिटी की रक्षा करी जा रही है और इमिग्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। मतलब किसी और देश से लोगों की एंट्री नागालैंड में होने से थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करा जा रहा है, नागालैंड के लोगों को, कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। ऐसे और भी स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल स्टेटस दे रखा है। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये माना जाता है कि किसी एक स्टेट को अलग ट्रीटमेंट दे देना, डिफरेंट ट्रीटमेंट दे देना, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, इंडिया इज नाउ अ मल्टीलिंगुअल फेडरेशन। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, है ना। तो हमारे पॉलिटिक्स में हर मेजर लैंग्वेज को बराबर ट्रीट करा जाता है। ठीक है, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में हर भाषा को हम बराबर तरीके से ही ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों के वजह से हमारे इस डेमोक्रेटिक तरीके के वजह से हम यूनिटी के साथ अलग अलग कल्चर को पहचानते हुए साथ में चल पा रहे हैं। ठीक है, इट अलाउज फॉर प्ले ऑफ मल्टीपल आइडेंटिटीज। हमारे देश में क्या है, हम मल्टीपल आइडेंटिटीज की इज्जत करते हैं। मल्टीपल आइडेंटिटीज मतलब एज सिटीजन्स हमारी बहुत सारी आइडेंटिटी है। जैसे मान लो कि एक बच्चा हरियाणा से देख रहा है ये क्लास, तो आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप हरियाणवी तो हो ही, पर साथ ही साथ आप इंडियन भी हो। तो इन मल्टीपल आइडेंटिटीज को हमारा संविधान पहचानता है, इज्जत करता है। नेशनल आइडेंटिटी टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, तो हमारे संविधान को पढ़कर एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो हमारे संविधान में क्या है, रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी, इसको बैलेंस करा जा रहा है ना। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, मान लो कोई एक बच्चा हरियाणा, चलो मान लो कोई एक बच्चा यूपी से देख रहा है हमारी क्लास, तो यूपी से होना ये आपकी रीजनल आइडेंटिटी है,
पर हो तो आप इंडियन ही, ये आपकी नेशनल आइडेंटिटी है। तो हमें क्या करना है, रीजनल आइडेंटिटी और नेशनल आइडेंटिटी को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। कॉमन नेशनल आइडेंटिटी वॉज नॉट इनकम्पैटिबल विद डिस्टिंक्ट रिलीजियस or linguistic identity. Indian constitution tried to balance these various identities. Preference was given to common identity under certain condition. क्या कह रहे हैं कि अलग अलग लैंग्वेजेस को साथ में लेकर चलना उतना आसान काम नहीं होता, ठीक है। इंडिया में हमें थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा, पर ठीक है, हम डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हम हर लैंग्वेज को साथ में लेकर चलने की कोशिश करते हैं, ओके। कह रहे हैं कि बीच में सेपरेट इलेक्टोरेट्स का भी टॉपिक छिड़ा था। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का क्या मतलब है कि मान लो इलेक्शन हो रहे हैं और एक सीट रिजर्व्ड है ट्राइबल्स के लिए, तो उस सीट के लिए जो वोटिंग होगी वो सिर्फ ट्राइबल लोग ही कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्राइबल लोग ही वोट दे सकते हैं उस सीट के लिए, ऐसा कहना, इसे हम कहते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। पर इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया गया था हमारे देश में, ये कह के कि सेपरेट इलेक्टोरेट से एक ऐसी फीलिंग आती है कि तुम बाकी सारे देश से अलग हो। इस फीलिंग को हम बढ़ावा नहीं देना चाहते थे, इस वजह से जो सेपरेट इलेक्टोरेट है इस सिस्टम को हटा दिया गया। पर हाँ, हमारे देश में रिजर्वेशन चलता है SC ST और बाकी डिसएडवांटेज ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक बार कहा था कि हमारे संविधान का मेन मकसद ये होना चाहिए कि हम एक कम्युनिटी, मतलब एकता, एक कम्युनिटी बनाने के ऊपर फोकस करें। नेक्स्ट, प्रोसीजरल अचीवमेंट्स के ऊपर फोकस करते हैं। अभी तक हमने जो डिस्कस करा वो था सब्सटैंसिव अचीवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, प्रोसीजरल अचीवमेंट क्या है, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का जो प्रोसेस रहा, उस प्रोसेस में क्या क्या अचीवमेंट्स है, ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट रिफ्लेक्ट्स अ फेथ इन पॉलिटिकल डेलिब्रेशन, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते टाइम हम लोगों ने डिबेट एंड डिस्कशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया, पॉलिटिकल डेलिब्रेशन के ऊपर फोकस करा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हम अक्सर ऐसा कहते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको ऐसा लगता होगा कि उन्हें शायद उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ठीक है। पर जब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स को देखते हैं तो हमें ये आइडिया लगता है कि जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे वो सबके नजरिए के बारे में डिस्कस कर रहे थे, हर एक कम्युनिटी के बारे में सोचते हुए चल रहे थे। हमारे लीडर्स सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर नहीं चल रहे थे। सेल्फ इंटरेस्ट मतलब अपना अपना सोचना, संविधान में ऐसी चीजें डालना जिससे हमारा, सिर्फ मेरा फायदा हो, उसे कहते हैं सेल्फ इंटरेस्ट। पर हमारे जो लीडर्स हैं वो सबका सोचते हुए चल रहे थे, हर कम्युनिटी के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। इट ऑल्सो शोज अ विलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंस एंड डिसएग्रीमेंट, ठीक है। जब हम डिबेट्स पढ़ते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, तो हमें आइडिया लगता है कि ये लोग अलग अलग ओपिनियन को कितना ज्यादा वैल्यू करते थे, डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट्स, इन सबको ये लोग कितना ज्यादा वैल्यू करते थे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना, सबके साथ चलना, इन वैल्यूज की भी कितनी कदर करी जाती थी, ठीक है। अब तुम्हें कॉम्प्रोमाइज सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि कॉम्प्रोमाइज तो कोई अच्छी बात नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। कॉम्प्रोमाइज शब्द का हर बार बुरा मतलब नहीं होता, कॉम्प्रोमाइज अच्छा भी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे बोलूं कि यार एग्जाम पास आ रहे हैं, तुम ना कुछ दिन इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दो, ठीक है। तो अगर तुम मेरी बात मानो तो तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाना बंद करना पड़ेगा। पर ये कॉम्प्रोमाइज बुरा नहीं है, इससे तुम्हारा फायदा ही होगा। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्रोमाइज जिससे तुम्हारे वैल्यू को कुछ बहुत ज्यादा दिक्कत ना हो, ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी कुड नॉट हैव एवरीथिंग बट टू सिक्योर अ बिट ऑफ ऑल थिंग्स इंपॉर्टेंट कैन नॉट बी मॉरली ब्लेम वर्दी। कह रहे हर चीज तुम अपने पास नहीं रख सकते, ठीक है। हर कम्युनिटी का हर विशेष तुम अपने पास भर के नहीं रख सकते, पर अगर तुम हर कम्युनिटी के लिए थोड़ा 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 भी कुछ कुछ कर दो तो वो भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म। बहुत सारे लोग इंडिया के संविधान को क्रिटिसाइज भी करते हैं। पॉइंट 1, लोग कहते हैं कि हमारा संविधान अनवील्डली है। अनवील्डली मतलब बहुत बड़ा संविधान है, उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर रखा, मैनेज नहीं कर रखा अच्छे से। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो अनरिप्रेजेंटेटिव है, सबका सोच विचार और नजरिया नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संविधान इंडिया के कंडीशंस के लिए सूटेड नहीं है, क्योंकि हमने बाकी देशों से बहुत कुछ डाल दिया अपने संविधान में। क्या ये सारे क्रिटिसिज्म सही है? एक एक करके डिस्कस करते हैं,
ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, तो चलो ये बात तो सच है, इंडिया का संविधान बहुत बड़ा है, कोई कॉम्पैक्ट या छोटा सा संविधान नहीं है। ठीक है, पर क्या कह रहे हैं, a country's constitution is to be identified with a compact document and with other written document with constitutional status। बहुत सारे ऐसे देश भी होते हैं जिनका तो संविधान एक डॉक्यूमेंट में होता ही नहीं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को साथ में मिलाकर वो अपना संविधान कहते हैं। जैसे हमने पढ़ रखा है ना यूके के बारे में, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनका। ओके, तो आपको बताया जा रहा है कुछ कंट्रीज तो एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर संविधान नहीं रखती, हमने तो एक ही कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सारे डिटेल्स को भर दिया है ना। हमारा जो भी लॉ है, जो भी राइट्स हैं, हमने सब कुछ एकदम एक ही सिंगल डॉक्यूमेंट में रख दिया है ना। तो जाहिर सी बात है डॉक्यूमेंट का साइज तो बड़ा होगा ही। बाकी लोगों ने क्या करा, कुछ कंट्रीज ने क्या करा, अपने संविधान को इधर उधर बिखेर दिया, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने अपना संविधान बनाया। हमने क्या करा, एक ही संविधान में सब डिटेल्ड मैनर में लिख दिया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा साइज बड़ा है। ओके, पर फिर भी बड़ा इसीलिए है क्योंकि हमने हर चीज बहुत डिटेल्ड में लिखी है अपने संविधान में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने संविधान में इलेक्शन कमीशन का जिक्र तक नहीं कर रखा, पर हमने कर रखा है। हमारा संविधान इसीलिए बड़ा है थोड़ा, ठीक है, क्योंकि हमने हर एक चीज डिटेल में मेंशन कर रखी है। नेक्स्ट, कुछ लोग कहते हैं कि अनरिप्रेजेंटेटिव है हमारा संविधान। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, और उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डायरेक्ट इलेक्शन वगैरह नहीं हुए थे, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को प्रैक्टिस वगैरह करना स्टार्ट नहीं करा था उस टाइम पीरियड में। पर फिर भी हम लोग अनरिप्रेजेंटेटिव नहीं कह सकते अपने संविधान को। जब हम किसी ग्रुप को रिप्रेजेंटेशन देने की बात करते हैं ना, तो उसमें दो चीजें आ जाती हैं, वॉइस और ओपिनियन, दोनों चीजों को समझते हैं। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक ग्रुप बना रही हूं, ठीक है, मान लो कि मैं क्लास के लिए मॉनिटर्स बना रही हूँ, ठीक है, और मैंने क्या करा, मैंने सिर्फ लड़कियों को मॉनिटर बना दिया। ठीक है, तो ऐसे में लड़के क्या कह सकते हैं कि मैम हमें भी वॉइस और ओपिनियन चाहिए। वॉइस और ओपिनियन का क्या मतलब है, वॉइस का यहाँ पे मतलब होगा कि मैं सही में किसी लड़के को भी मॉनिटर बना दूं। ठीक है, तो वॉइस का ओपिनियन है कि तुम सही में उस कम्युनिटी को उठाकर एक जगह दे दो। तो अगर बॉयज कहते हैं कि मैम मेरी वॉइस भी होनी चाहिए, ठीक है, तो वॉइस का क्या मतलब है कि तुम उसे उठाकर मॉनिटर्स के ग्रुप में डाल दो कि आज से ये लड़का भी मॉनिटर है। ठीक है, अगर बॉयज कहते हैं कि मैम हमें वॉइस नहीं चाहिए, हमारा ओपिनियन सुन लो। ओपिनियन सुनने का क्या मतलब है कि लड़के कह रहे हैं कि मैम हमें ना मॉनिटर नहीं बनना, हमें मजा नहीं आता मॉनिटर बनने में, आप बस इतना करो कि हमारी जो भी ख्वाहिशें हैं, हमारे जो भी डिमांड्स हैं वो आप सुन लो। लड़कियों से कहो कि जब वो क्लास के रूल्स बनाए तो वो हमारे नजरिए से भी सोच के रूल्स बना दे, तो इसे कहते हैं उनका ओपिनियन रखना। ठीक है, तो जब हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो हर कम्युनिटी का वॉइस तो शायद नहीं है, हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे इंडिया के हर कम्युनिटी का एक एक इंसान था, तो वॉइस तो शायद पूरा पूरा ना हो, पर हमने ओपिनियन ऑलमोस्ट हर कम्युनिटी का डाला है। इसीलिए तो इतने लंबे डिबेट्स चल रहे थे, क्योंकि हर कम्युनिटी, हर रिलीजन, हर लैंग्वेज, हर कल्चर के नजरिए से सोचा जा रहा था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने बहुत अलग अलग रेंज में इश्यूज, दिक्कतें, ओपिनियन, इन सब को डिस्कस करने के बाद हमारा संविधान बनाया है। ठीक है, कह रहे हैं कि तुमने देखा होगा इंडिया में ऑलमोस्ट हर छोटे शहर में आपको चौराहे के बीच में या कहीं पर भी किसी सड़क के साइड में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का स्टैचू दिख जाता है, और एक हाथ में उन्होंने इंडिया का संविधान पकड़ रखा होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये लोग फालतू में तो नहीं करते होंगे, ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने दलित्स को, डिप्रेस्ड क्लासेस को उतना ज्यादा उनके ओपिनियन को वैल्यू करा, इसीलिए उनको इतनी इज्जत दी जाती है। ओके, तो ओपिनियन तो हमने सबका डालने की कोशिश करी। और क्या क्रिटिसिज्म देते हैं हमारे संविधान को, और देते हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक एलियन डॉक्यूमेंट है। एलियन डॉक्यूमेंट मतलब ये एक ऐसा संविधान है जो इंडिया के हालातों को सूट नहीं करता, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने बाकी देशों के संविधान से कुछ चीजें बोरो कर रखी हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोग ये क्रिटिसिज्म देते हैं, पर ये तो तुमने पहले चैप्टर में भी पढ़ लिया था,
ऐसा नहीं है कि हमने बाकी कंट्रीज के संविधान को डायरेक्टली टेपा है, हमने बाकी कंट्रीज के संविधान से इंस्पिरेशन ली है, ठीक है, इनोवेटिव बोरोइंग करी है। ओके, जैसे एक तो होता है कि एग्जाम लिख रहे हो तुम और तुमने क्या करा, तुमने बगल वाले बंदे के आंसर को एकदम टेप लिया, ये तो गलत है करना। और एक क्या होता है कि एग्जाम से पहले, एक हफ्ते पहले तुमने अपने सीनियर से पूछा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन पेपर उससे मांग लिया पिछले साल का, PYQ कर लिए, इसमें तो कुछ गलत नहीं है, ये तो तुम इनोवेटिव तरीके से स्मार्ट बन के तैयारी कर रहे हो। तो ऐसा ही कुछ है, अगर वेस्टर्न कंट्रीज के कुछ कुछ आर्टिकल से हमने इंस्पिरेशन ली तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमने ऐसी चीजों को डाला इंडिया में जो बिल्कुल इंडिया को सूट ही नहीं करता, ठीक है। फॉर देम वेस्टर्नाइजेशन बिकेम अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फिल्थ इन देयर ओन ट्रेडिशन। कह रहे हैं कि वेस्टर्न चीजें तो हम इंडिया में वैसे भी अलग अलग टाइम पे कुछ कुछ फॉलो करते हुए आए ही हैं। जब भी इंडिया को लगता था कि हमारे देश में कुछ गलत चल रहा है तो वो वेस्ट की कंट्रीज का एग्जाम्पल देते थे कि वहां पे तो ऐसा नहीं होता, हम ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे राम मोहन रॉय ने ये ट्रेंड स्टार्ट करा था, दलित्स भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं। जैसे जब हमारे देश में सती सिस्टम होता था तब बोला जाता था कि हम सती सिस्टम क्यों कर रहे हैं, बाकी कंट्रीज में तो नहीं होता ये सब। ओके, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 1841 में it was noticed that the Dalit people of northern India were not afraid to use newly introduced legal system to bring suits against their landlord। 1841 में दलित लोगों ने नए लीगल सिस्टम को अपना के अपने जमींदार के खिलाफ केस करना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि हर मॉडर्न चीज या हर वेस्टर्न चीज से हमें दिक्कत है, कुछ मॉडर्न चीजें कुछ वेस्टर्न चीजों से हमें मदद भी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ऐसे में पता है क्या होता है, एक हाइब्रिड कल्चर क्रिएट हो जाता है। हाइब्रिड कल्चर मतलब हम अपने कल्चर और ट्रेडिशन को तो फॉलो करते आएंगे, पर हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन में अगर कुछ भी गलत होगा, जैसे अनटचेबिलिटी या सती सिस्टम, तो हम उन सबको हटाते हुए मॉडर्न सिस्टम के कुछ अच्छे अच्छे चीजों को अपने कल्चर के साथ जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, एक हाइब्रिड सा कल्चर बन जाएगा जहां पर हमारे ट्रेडिशनल वैल्यूज भी हैं और वेस्टर्न कल्चर के भी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट, in non-Western society, different modernities emerged as non-Western societies tried to break loose not only from their own past but also from the shackles of a particular version of Western modernity imposed on them. Thus, when we were drafting our constitution, efforts were made to amalgamate Western and traditional Indian values. It was a process of selective adaptation and not borrowing. कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं करा कि वेस्ट के पूरे कल्चर को कॉपी पेस्ट कर दिया। जब हम अपना संविधान बना रहे थे तो ये प्रोसेस था जहां पर हम इंडिया के ट्रेडिशंस को वेस्ट के कुछ कुछ अच्छे वैल्यूज के साथ जोड़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूरा पूरा बोरो कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, एक सेलेक्टेड तरीके से हमने सब साथ लेकर हम चल रहे थे। नेक्स्ट, लिमिटेशन। शायद यहां तक आपको पढ़ने के बाद लग रहा होगा कि दीदी हमारे संविधान में तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम परफेक्ट डॉक्यूमेंट है। तो ऐसा भी नहीं है, हमारे संविधान में कुछ लिमिटेशंस, कुछ दिक्कतें भी हैं। पॉइंट 1, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत एक सेंट्रलाइज सा आइडिया है नेशनल यूनिटी का, ठीक है। पॉइंट 2, जेंडर जस्टिस के ऊपर उतना अच्छे से फोकस नहीं किया गया। विद इन द फैमिली जेंडर जस्टिस, इन सब के बारे में उतना डिटेल में बात नहीं की गई। नंबर 3, जब हमारा संविधान बन रहा था हमारा देश काफी एक पुअर कंट्री था, इसके बावजूद इकोनॉमिक राइट्स जैसी चीजों को हमने DPSP में रखा और इकोनॉमिक राइट्स जैसी चीजों को हमने फंडामेंटल राइट में नहीं रखा, ठीक है। तो एक डेवलपिंग कंट्री के लिए जो इकोनॉमिक राइट्स हैं, सोशो इकोनॉमिक राइट्स हैं, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में होने चाहिए थे। ओके, अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे तो देखो एक परफेक्ट डॉक्यूमेंट बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, कुछ कुछ लिमिटेशंस हर डॉक्यूमेंट में होती हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हैं, पर ये लिमिटेशंस, ये दिक्कतें इतनी बड़ी भी नहीं है कि ये हमारे संविधान को एकदम बहुत बुरा ही बना दे, ठीक है। छोटी मोटी दिक्कतें हैं हमारे संविधान में, पर ठीक है, ओवरऑल बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही बढ़िया संविधान है हमारा। डन। चलो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ये था हमारा इस चैप्टर का वन शॉट। आई होप आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए।
अभी भागो मत, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो क्वेश्चन है आपका, व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, हमने इंडिया के संविधान को अपनाना कब से स्टार्ट करा? 26 नवंबर 1949, 24 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950 या 15 अगस्त 1947? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, जिसको भी आंसर पता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जो भी बच्चे फास्टेस्ट आंसर देंगे उनको नेक्स्ट क्लास में शाउट आउट मिलेगा। चलो बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।